नमस्कार साथियों। अ, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के हरियाणा की पार्टी सीपीआईएम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण सीरीज़ में बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, क्योंकि शिक्षा का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस महत्वपूर्ण सवाल को प्राथमिकता देते हुए हरियाणा पार्टी ने इस सवाल पर आज बातचीत करने का एक मौका, प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। तो ये बहुत ही सराहनीय है, और मैं इस 1 घंटे के दरमियान ख़ास करके इस बीच में मैंने कई पेजेस पर बात रखी है, जो अभी बदलाव आ रहे हैं नव उदारवादी नीतियों के जरिए, और इस आपदा में अवसर की तलाश करते हुए ऑनलाइन और इत्यादि इत्यादि विषयों पर आज मैं कुछ जो जैसा मैं साथियों से बात हुई थी, आज कुछ मूलभूत सवाल जो शीर्षक भी है कि कैसी हो शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, हम आलोचना करते हैं कि जो है वो ठीक नहीं है। अगर हम विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प के लिए हमारा संकल्प होना भी जरूरी है, और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर भी बात करें कि आखिर कैसी हो हमारी शिक्षा नीति। अब आवाज़ ठीक है? अभी साथी ने कहा कि आवाज़ कम आ रही है, तो अभी बात आ रही है आवाज़? अगर ठीक आ रही हो आवाज़ तो आप बता दीजिएगा। और तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस संकल्प की ज़रूरत है, जब तब तक हम विकल्प नहीं दे पाएंगे जब तक वो संकल्प ना हो। ठीक है, शिक्षा की नीति में जो गड़बड़ियां हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आज इस बात की है कि आखिर शिक्षा का मतलब क्या है। क्योंकि जब तक हम शिक्षा का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम शिक्षा नीति का निर्माण भी और ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाएंगे जिससे सही तरीके से राष्ट्र निर्माण हो सके, देश का निर्माण हो सके। साथियों, अब आप खुद देखिए, सीबीएसई का कल से रिजल्ट आ गया है, और मेरे जानने पहचानने में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 85% जब लाया तो उनके माँ पिताजी सर पर हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। अब वो उन्हें लग रहा है कि इस 80 और 85% के आने के बाद भी उनका एडमिशन कहाँ होगा। ये आप सोचिए, हम जिस 85 और 90 के बीच की बात करें तो देखें, उस समय उस दौर में हमें मुश्किल से 70% मिल जाए तो लगता था कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आज 90% लेकर भी स्टूडेंट परेशान है कि उसका एडमिशन कहाँ होगा। तो हमें ये देखने की ज़रूरत भी है कि आखिर वो कौन सी शिक्षा नीति है, ऐसी क्या शिक्षा कि जहाँ एक तरफ तो मूल्यांकन में 90% बच्चे पास हो रहे हैं, 80%, 90%, 95% तक बच्चे पास हो रहे हैं, किसी को 95, 100% मार्क्स आ रहे हैं। मतलब 100% का तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि 100% भी मार्क्स किसी बच्चे को आ सकता है।
और ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके बावजूद भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता है। तो इसका क्या ये कौन सी बात है, ऐसी क्या स्थिति है कि वही दौर है जब एक तरफ नव उदारवाद की शिक्षा नीति आ रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा में निजीकरण बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अंक भी, मूल्यांकन भी जो है उसी तरह से हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास कराया जा रहा है। तो इसमें बहुत सामान्य सी समझ भी अगर हम में होगी तो हम समझ सकते हैं कि अगर शिक्षा बिकने की चीज़ होगी, बिकाऊ चीज़ होगी, तो उसके लिए कस्टमर चाहिए होंगे, कंज्यूमर चाहिए होंगे। तो जितने ज़्यादा बच्चे इस कंज्यूमर के तौर पर चिन्हित किए जाएंगे, पास आउट होंगे, उतने ज़्यादा इस उच्च शिक्षा के बाजार में या शिक्षा के बाजार में खरीदने वाले लोग मिल सकते हैं। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि दो जो सवाल हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो और दूसरा शिक्षा का सवाल हो, ये दो ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हर घर, हर परिवार के अंदर होता है। वो किसी भी तरह से अपने बचे खुचे जमा पूंजी, यहाँ तक कि ज़मीन भी गिरवी रख के और बेच तक के अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अपने भविष्य को बचाना चाहता है, अपने परिवार के जीवन को दान देना चाहता है, उसको बचाना चाहता है। तो स्वास्थ्य में और शिक्षा दो ऐसे विषय रहे हैं जिनमें अगर हम आप देखें तो बहुत तेज़ी के साथ पहले स्वास्थ्य में और उसके बाद शिक्षा में एक बदलाव आता है, और वो बदलाव जो है वो प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण का बदलाव है। इस सब को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उस संदर्भ को समझें। खास करके आज एक और बात कही जाती है, मैं अभी इसकी भूमिका एक तरह से रख रहा हूँ कि एक तरफ ये बात कही जा रही है नई शिक्षा नीति आनी चाहिए। तो वो नई शिक्षा नीति कैसी हो? तो उस नई शिक्षा नीति के लिए कहा यह जा रहा है कि हम भारतीय जो मूल्य हैं उन पर आधारित शिक्षा नीति की, और वो फिर इसकी आलोचना मैकाले की शिक्षा नीति से करते हुए, पश्चिमी शिक्षा नीति की बात करते हैं, उसकी आलोचना करते हुए भारतीय मूल्य की बात करते हुए भारतीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। और इसमें हम सब जो कई प्रोग्रेसिव जो सोच रखने वाले भी लोग हैं वो भी इस मैकाले की शिक्षा नीति के आलोचनात्मक विमर्श में फंसते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आखिर ये शिक्षा नीति है क्या, और उस शिक्षा नीति से पहले समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा क्या है, और उस शिक्षा को समझने के लिए पहले ज़रूरी है ज्ञान क्या है। मैं क्यों कह रहा हूँ ज्ञान क्या है? हमें समझना होगा कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। मनुष्य जब से समाज में सामाजिक उत्पादन करता रहा है, समाज में निर्माण करता रहा है, तब से वो लगातार सीख रहा है। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, और वो लगातार सीख रहा है। उसने सीखा, खेती करना सीखा, उसने आग जलाना सीखा, उसने खाना को कैसे पकाया जाए इसको सीखा, और एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। गति देने को सीखा, पहिए का निर्माण किया। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया, चाहे वो खेती करने का ज्ञान हो, या आग को पहचानने का जो ज्ञान हो, वो सीखने की जो प्रक्रिया रही है, ये मनुष्य में सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया रही है, जो वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, और वह अपने इस ज्ञान को अगले जनरेशन में, अगले पीढ़ी को भेजता है, प्रेषित करता है, और वहीं से वो एक परंपरा का, ज्ञान की परंपरा का निर्माण करता है, इतिहास का निर्माण करता है, और वह एक सामाजिक प्राणी के तौर पर एक सामाजिक प्राणी की भूमिका निभाता है, एक समाज के निर्माण की भूमिका निभाता है।
और आप हम सब ये अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि ये सीखने की एक लंबी परंपरा रही है, एक लंबी परंपरा रही है, पूरी दुनिया में ये परंपरा रही है। असल जब जिस शिक्षा की हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भारतीय शिक्षा नीति, तो हम मैकाले की बात करते हुए उससे अलग करते हैं। और वो कहाँ है, वो क्या है? अगर हम देखें तो अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा थी वो कौन सी शिक्षा थी? किसको शिक्षा थी? शिक्षा का अधिकार किसको था? ज्ञान जो जो ज्ञान की जो परंपरा रही है वो क्या थी? और तब हम देखेंगे कि एकदम से जो जहाँ से अंग्रेजों के आने के बाद ये जो एक नई शिक्षा का संदर्भ आया था, जिसको हम आधुनिक शिक्षा कहते हैं, जहाँ ज्ञान एक नए रूप में परिभाषित हुआ। कि ज्ञान हम किसको कहते हैं कि जब हम किसी परिणाम को उसकी प्रक्रिया में जान लें, परिणाम को उसकी प्रक्रिया में जान लेने को हम ज्ञान कहते हैं। अब सवाल है पानी को जानना। पानी को हम तब जान गए, तब वो हमारा ज्ञान हो गया जब हमने ये जान लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी कितनी मात्रा मिलेगी तो वो पानी बनेगा। जैसे ही ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वैसे ही हम जान लेते हैं कि हम पानी को जान लेते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है। यानी परिणाम को उसकी प्रक्रिया में जान लेना। अगर वो प्रक्रिया गायब है तो वो रहस्य होता है, वो रहस्य होता है। और इसी रहस्य, जो मनुष्य जब से पैदा हुआ है आज तक, उसके चारों तरफ कई सारे रहस्य हैं। अब उन रहस्यों को वो कैसे खोले, वो कैसे पहचाने? तो जब इस प्रक्रिया में हम उसको जान लेते हैं, तब तो वो हमारा ज्ञान हो जाता है। अन्यथा वो एक रहस्य की तरह होता है। एक चाहे वो हम उसको कह लें भूत और भगवान जैसे रहस्य की कल्पना, या आध्यात्म जिसको हम कहते हैं, जिसका कि भौतिक जगत से उसका संबंध नहीं होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बारिश हो रही है, बारिश होने से अधिक बारिश होने से बाढ़ आ गई, कम बारिश नहीं हुई तो सुखाड़ हो गया। अब ये क्यों अधिक बारिश हो रही है और क्यों कम बारिश हो रही है, इसकी व्याख्या तो आज हमारे ऐप से भी हो जाता है। हाँ, हम ऐप भी बता देता है। क्यों ऐप ने बता दिया? क्योंकि विज्ञान की खोज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हमें पहले ही पूर्व अनुमान हो जाता है कि अधिक बारिश होगी या कम बारिश होगी। तो आज बारिश हमारे लिए उस रूप में रहस्य नहीं है, लेकिन जब रहस्य था तो वो देवता थे, इंद्र देव थे। जब वो रुष्ट होते थे तो ज़्यादा बारिश होती थी, जब वो खुश होते थे तो अच्छी बारिश होती थी। हाँ, तो अच्छी बारिश, बिल्कुल बारिश नहीं और अतिशय बारिश, ये सब उस देवता की मर्जी से होता था, उनके खुश होने और उनके रुष्ट होने से। असल में जब हम उस प्रक्रिया को नहीं जान रहे थे, तब जो बोध था, भाव था, वो इसी रूप में था। और हम सब ये एक अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, जिसमें ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहा है, वहाँ ये आस्था, जो वो समाज था हमारा, परंपरागत समाज था, वहाँ आस्था महत्वपूर्ण थी। अगर आस्था नहीं है तो फिर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा गुरु से। तो इसलिए सवाल नहीं होंगे, बल्कि जो गुरु ने जो दे दिया वही ज्ञान है, और उसी ज्ञान को अगली पीढ़ी में पहुंचाना है। वहाँ सवाल आप नहीं कर सकते। तो ये जो भारतीय परंपरा रही थी, जो आस्था मूलक रही थी, सवाल है कि वो ऐसा क्यों था। उसकी वजह यही थी कि उस समय का जो हमारा समाज था, उसका जो ढांचा था, राजतंत्र का ढांचा था, जहाँ राजा में अगर आस्था नहीं होगी तो तंत्र नहीं चल सकता था। तो उस राजा के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए धर्म की जरूरत थी, और ऐसा धर्म जो व्यक्तियों की चेतना को, मनुष्य के समाज की जो चेतना है, उसमें आस्था का निर्माण कर सके, ये जरूरी था। तो उस राजतंत्र के लिए ऐसी ही शिक्षा जरूरी थी। तो उस समय जो गुरुकुल की परंपरा रही है,
जो हमारे परंपरागत जो शिक्षा की परंपरा रही है वो उसी रूप में रही है। और इसको हमें समझना होगा कि जब वो पूरा उसका एक सैद्धांतिकी के तौर पर, समाज के नियम के तौर पर जब वो आता है, जब हम वर्ण व्यवस्था बहुत ही क्लियर कट में हो जाता है, जहाँ कहा जाता है कि जो जो ब्राह्मण हैं वो तो शास्त्र पढ़ेंगे, क्षत्रिय जो है वो शस्त्र का अध्ययन करेंगे, और जो वैश्य हैं और शूद्र हैं वो उत्पादन का काम करेंगे, उत्पादन करेंगे। आप देखिए कि जितने तरह के उत्पादन हैं उतनी तरह की जातियां बनी, और उन जातियों में जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसका जो ज्ञान है, जिसको आजकल स्किल इंडिया कहा जाता है, हाँ स्किल इंडिया वही है, हाँ कि जो जो स्किल है वो आप अपने परिवार से सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं। और शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान गुरुकुल में कराया जाता था। ब्राह्मण ही शास्त्र का अध्ययन कर सकते थे। शूद्र अगर कर ले तो किसी ब्राह्मण का बेटा मर जाता था। आपने रामायण की कहानी सुनी होगी कि एक ब्राह्मण का बेटा मर गया तो सारे जो है पता किया गया कि ऐसा कैसे हो गया, तो पता चला कि एक शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, और फिर राम को उसकी हत्या करनी पड़ती है, कि वो धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो तो शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, वो आध्यात्म कर सकता है, लेकिन शूद्र ये नहीं कर सकता है। तो ये जो गुरु परंपरा रही है, वहां पर शिक्षा गुरु और कुल खानदानी लोगों के लिए, यानी जो राज धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के लिए वो शिक्षा थी, और बाकी के लिए स्किल का ज्ञान था। तो वहाँ भी शिक्षा थी, वहाँ भी वो सीख रहे थे, लेकिन वो परिवार के दायरे में काम सीख रहे थे, स्किल सीख रहे थे, और इसी स्किल को आगे जो है डेवलप किया गया। और हम जानते हैं उस दौर में भारत में जो स्किल है वो उसका भी बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ था, और मध्यकाल में वस्त्र उद्योग जो है वो काफ़ी फला फूला था। खैर, मैं उसमें न जाके, मैं सिर्फ जिस संदर्भ में शिक्षा की जो मूल बात है कि आखिर है क्या, और वहीं से हम समझें कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज अपने साथ नई शिक्षा लेकर भी आए थे, नई शिक्षा लेकर भी आए थे। और उससे आप पहले कहेंगे कि भाई मुगल जो आए, इस्लाम जो आए, तो ये सारे जो आए थे ये भी अपने साथ शिक्षा लेके आए थे, लेकिन वहां भी राजतंत्र ही था। मुगल जब आए तो वो भी राजतंत्र के साथ ही आए, और उस राजतंत्र में यहाँ जब इन्होंने देखा कि यहाँ जिस तरह की जाति के आधार पर और वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज है, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि वो राजतंत्र के लिए सबसे मुफीद सिस्टम था। वो कास्ट सिस्टम को बनाए रखा उन्होंने, और उसमें ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन जो आया वो भाषा में एक मेजर चेंज हम देखते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में, जहाँ अचानक में भाषा जो है, राजकाज की भाषा जो है वो बदल जाती है और वो फारसी लिपि में होने लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ से एक लिपि का सवाल, भाषा का सवाल राजकाज से, वो आपने कहावत सुनी होगी, पढ़े फारसी बेचे तेल देखो रे दुनिया का खेल। तो वो जैसे आज अंग्रेजी के बारे में है, वो वैसे उस समय फारसी के बारे में कहा जाता कि फारसी पढ़ के देखो वो तेल बेच रहा है। तो यानी वो काज की भाषा थी। तो काज की जो भाषा है उसको सीखने के बाद जो नौकरी है वो स्वाभाविक थी। तो उससे ठीक अलग आप देखेंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद होता है, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद जो मदरसा से धर्म की शिक्षा दी जा रही थी या गुरुकुल की परंपरा थी, इन दोनों से अलग एक सार्वभौमिक शिक्षा का जो कंसेप्ट था, जो वहाँ यूरोप में पहले आ चुका था धर्म सुधार आंदोलन के बाद ही, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि जिसको नए जो रेनेसा है,
धर्म सुधार, रेनेसां, इसके जरिए एक नई जो चेतना आ रही है यूरोप में, वहीं से वो राष्ट्रवाद का भी उदय हो रहा है, विज्ञान की तरक्की भी हो रही है, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ साइंस के डेवलपमेंट के बाद। और उसी के बाद बड़े पैमाने पर जब माल बनाने लग गए तो माल की बिक्री के लिए दुनिया के मार्केट की तलाश हो रही थी, और वहाँ से वो ईस्ट इंडिया कंपनी, यही कंपनी है जो माल बेचने आ रही है, तो माल बेचने यहाँ पहुँची। अब जब यहाँ पहुँची तो यहाँ जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो मुफीद है, यहाँ कब्जा किया जा सकता है, और उन्होंने धीरे धीरे बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। और तब सवाल आया कि इस कब्जे को जो उन्होंने किया था उसका उद्देश्य तो एक ही था, उद्देश्य था कि यहाँ की जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हो या मानव संसाधन हो, इन दोनों को लूटना और उसको अपनी जगह पहुंचाना। एक नया सिस्टम वो इजाद करते हैं जो उपनिवेशवाद कहलाए, जहाँ फिजिकली यहाँ के जमीन पर, यहाँ के कल कार, यहाँ का जो खान है, कोयला हो, लोहा हो, ये जो विभिन्न प्राकृतिक संसाधन है, इनको लूटना। रेल का निर्माण क्यों, रेल का पूरा जो यहाँ जाल बिछाया गया, उसका उद्देश्य क्या था कि माल को लाना, विभिन्न कोनों से माल को लाना, और दूसरा था कि सेना को जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचाना। तो उनका उद्देश्य बहुत साफ है, उनका उद्देश्य इस देश की लूट थी। लेकिन उस लूट के लिए भी उन्हें एक सिस्टम बनाना था, और वो सिस्टम मॉडर्न सिस्टम ही हो सकता था, आधुनिक सिस्टम ही हो सकता था, जो सिस्टम वो यूरोप से लेकर आए थे। और उस सिस्टम को चलाने के लिए जो लोग चाहिए, जो ट्रेंड लोग चाहिए, उसके लिए एजुकेशन जो है वो जरूरी था, मॉडर्न एजुकेशन जरूरी था। और यही वजह है कि उन्होंने यहाँ एक अल्टरनेट मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम, वैकल्पिक जो चली आ रही परंपरा, मदरसे की परंपरा थी, वो नहीं किया, बल्कि स्कूल और कॉलेज खोले। और ये स्कूल और कॉलेज कौन से हैं? इस स्कूल और कॉलेज में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सार्वभौमिक ज्ञान दिया जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वो भारतीय परंपरा के आस्थावादी ज्ञान की जगह वैज्ञानिक ज्ञान दिया जा रहा है। और ये वैज्ञानिक ज्ञान, जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। अब ये जो है वो भारत में आप बनाएंगे तब भी ऐसे ही बनेगा, इंग्लैंड में बनाएंगे तब भी ऐसे ही बनेगा। भाप से इंजन चलाने का जो पद्धति है वो भारत में भी वैसे ही इंजन चलेगा जैसे इंग्लैंड में। यानी ये सार्वभौमिक ज्ञान है, ये ज्ञान भारत का ज्ञान नहीं है या इंग्लैंड का ज्ञान नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि ये यूरोपीय पश्चिमी ज्ञान, ये पश्चिमी, ये जो अंग्रेज अपने साथ ला रहे हैं वो सार्वभौमिक ज्ञान लेके आ रहे हैं। और उस सार्वभौमिक ज्ञान के जरिए जब यहाँ एक सिस्टम बना तो वो कैसा सिस्टम बनेगा? क्या वो ये बनेगा कि सेलेक्टिव, कि भाई तुम जो है शूद्र हो तो तुम नहीं पढ़ सकते, तुम ब्राह्मण हो तो तुम पढ़ सकते हो? नहीं। औरत हो तो नहीं पढ़ सकते, मर्द हो तो पढ़ सकते हो। ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शंस था, चाहे वो मुगल के पहले का हो, इस्लाम के आने के पहले का हो, या इस्लाम के आने के बाद भी, वहाँ भी महिलाओं के लिए रिस्ट्रिक्शन थे कि सब लोगों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही थी। तो हम देखते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ जो सबके लिए शिक्षा। और ये फिलॉसफी कहाँ से आ रही है? ये यूरोप से के उस नवजागरण जिसको हम कहते हैं, नई जो रेनेसां जिसको कहते हैं, वहाँ से जो मूल्य आया था, जो वैल्यूज आए थे, वो वैल्यूज क्या थे? स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी, जो बराबरी और सहिष्णुता, बंधुत्व का जो विचार, ये सार्वभौमिक मूल्य थे। इन सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर जो ज्ञान बना, उसको ही ज्ञान कहा कि जो वही ज्ञान है जो इन सार्वभौमिक मूल्यों के अनुकूल हो, जो वैज्ञानिक यानी प्रक्रिया से परिणाम की बात करता हो।
और इसी के आधार पर जो एक पूरा सिस्टम बना, जिसको हम आज भी जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो उसी पर आधारित है। और न सिर्फ ये इंडिया में बल्कि ग्लोबली, क्योंकि एक नया नॉलेज आया था और ये नया ज्ञान जो है वो इस पर निर्भर नहीं है कि ये पूरब में पैदा हुआ कि पश्चिम में पैदा हुआ। ये वैसे ही है जैसे वायरस जो है, पहले कहा गया ना कि ये चीनी वायरस है, कि ये तो चीन का है। अरे भाई, वायरस जब है तो वायरस है, चाहे वो चीन में पैदा हो गया हो चाहे भारत में पैदा हुआ हो, हाँ, या किसी और कोने में पैदा हुआ हो। तो वैसे ही ज्ञान जो है वो कहीं भी पैदा हो सकता है। ज्ञान कहीं भी पैदा हो सकता है। आज हम सब जानते हैं, जो आज जिस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं वो कौन सा ज्ञान है? वो सार्वभौमिक ज्ञान है ना। वो यूनिवर्सिटी हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में वो नया ज्ञान निकले, या हरियाणा के किसी इसमें निकले, या हो सकता है अमेरिका में निकले। लेकिन वो ज्ञान जो है जब वो पैदा हो गया तो वो पूरी दुनिया में उसका असर होगा, पूरी दुनिया में उसका असर होगा। तो ये आधुनिक ज्ञान था, और आधुनिक ज्ञान पर जो सिस्टम बना उसी को हम आज एजुकेशन सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम मूलतः वही है जो सार्वभौमिक ज्ञान पर आधारित है। अब समस्या कहाँ से शुरू होती है कि ये जो हमारा, जब हमने क्या कहते हैं, जब अंग्रेजों का विरोध कर, मतलब देखिए अंग्रेजों का बहुत रोल रहा। ये जो आज हम जिस भारत की बात कर रहे हैं वो भारत तब सांस्कृतिक रूप में तो पहले ही बन चुका था, इसमें कोई शक नहीं है। सांस्कृतिक तौर पर हम देखते हैं कि वैदिक काल के बाद से ही एक इकाई के तौर पर अब निर्मित हो गया था। लेकिन राजनीतिक इकाई जो है कभी भी भारत इस रूप में नहीं था, कभी भी नहीं था। आप अंग्रेजों ने जो काम किया वो क्या किया, एक इस पूरे भूगोल को, पूरा भूगोल जिसमें आप बांग्लादेश को भी शामिल कर लीजिए, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लीजिए और भारत को भी शामिल कर लीजिए, इतना बड़ा भूगोल जो है उस भूगोल को एक राजनीतिक इकाई में बदला। और वो राजनीतिक इकाई कब राष्ट्रीय इकाई बन गई? जब स्वाधीनता आंदोलन चला, और वो स्वाधीनता आंदोलन इसी ज्ञान पर आधारित था, जो फ्रीडम, इक्वलिटी, बराबरी। गांधी को जब धक्का लगा दक्षिण अफ्रीका में, उससे पहले वो मानते थे कि मैं भी तो टाई पहनता हूं, मैं भी तो जेंटलमैन हूं। तो वो खुद को जेंटलमैन भी मानते थे, वो अंग्रेजों से अपने आप को बराबर मानते थे। लेकिन जब उनको एक सफेद चमड़ी वाले ने धक्का मारा और वो नीचे गिरे, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान, मैं फिर उसी शब्द को बताना कि, और वो ज्ञान क्या था? ये गैर बराबरी है। ये जो गैर बराबरी की पहचान है, इसका एहसास जैसे होता है, क्योंकि वो समानता मूल्य है। तो उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी? समानता के लिए, बराबरी के लिए, कि ये काले गोरे का भेद नहीं चलेगा। आप देखिए कि ये जो आंदोलन जिसको हम स्वाधीनता आंदोलन कहते हैं, वो स्वाधीनता आंदोलन के पीछे यही मूल्य है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, बराबरी। जब तक ये बोध नहीं आएगा तब तक आप कोई आंदोलन ही नहीं चलाएंगे। आंदोलन चलाने के लिए भावबोध चाहिए, और वो भी कैसा? सामूहिक। कोई भी आंदोलन तब होता है जब उसकी एक दिशा होती है, और वो दिशा कहाँ से तय होता है? उस बोध से। बोध होगा तभी आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, भूमिका निभाएंगे। और उसको कैसा बनाएंगे? वो व्यक्तिगत बोध न रख के उसको सामूहिक बोध बनाएंगे, कलेक्टिव कॉन्शसनेस, सामूहिक चेतना में बदलेंगे। तो जब व्यक्तिगत चेतना आई तो उस व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना का निर्माण। आप देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में जितने लीडर्स हैं वो कहां से पढ़ के आ रहे हैं? ज्यादातर वो विदेश से पढ़ के आ रहे हैं। अब विदेश से पढ़ने का मतलब क्या? पश्चिमी संस्कृति का पढ़ना है
ये जो मूर्खतापूर्ण आरएसएस का जो प्रचार है, इसमें हम लोग भी फंसते हैं भारतीयता के नाम पर। अरे राष्ट्रवाद जो आया ही है वो इसी चेतना से आया है। राष्ट्रवाद की चेतना भी तो कहीं तो पश्चिमी चेतना है। ये वैसे ही है जो भारतीयता भारतीयता और पश्चिमी विदेशी देशी, ये जो चक्कर में फंसाया जाता है बनाम के रूप में, इसे समझने की जरूरत है कि अदर कौन है। ये अदर क्रिएट करना, जैसे हिंदू मुसलमान, हिंदू का अदर कौन हो गया? मुसलमान। ईसाई नहीं है। भारत का अदर कौन? पाकिस्तान। ये जो अदरनेस है, हाँ, ये अदरनेस क्रिएट किया जाता है, हाँ, पैदा किया जाता है। इसको समझने की जरूरत है। और वही चीज किया गया ज्ञान के साथ कि क्या है ज्ञान। वो ज्ञान, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि ज्ञान क्या है, तब तक हम शिक्षा की भी बात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इतना जोर देकर इस ज्ञान को चिन्हित करने की कोशिश की है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो आधुनिक ज्ञान आया है, इसी ने हमारे समाज में अंबेडकर भी दिया है, गांधी भी दिया है, नेहरू भी दिया है, टैगोर भी दिया है और भगत सिंह भी दिया है। भगत सिंह नहीं होते अगर ये आधुनिक ज्ञान नहीं होता। आधुनिक ज्ञान था तभी वो बराबरी के लिए लड़ रहे थे, और वो बराबरी सिर्फ वहीं तक नहीं पहुंची कि राजनीतिक फ्रीडम, वो आर्थिक बराबरी तक, यहीं वो मार्क्सवाद भी आता है। मार्क्सवाद भी इसी आधुनिक ज्ञान के ही परिणाम स्वरूप आता है, जहां वो बराबरी की बात करता है कि सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक ही नहीं, बल्कि जब तक आर्थिक बराबरी नहीं होगी तब तक इन बराबरी का कोई मतलब नहीं। और यही बात अंबेडकर कह रहे हैं। आप देखिए कि कितनी समानता है। और ये सभी जो हैं, ये सभी उसी आधुनिक ज्ञान से, हाँ, आधुनिक शिक्षा से निकली हुई चेतना है। और इस चेतना से जो एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस पैदा किया गया, वो था राष्ट्रवाद। और यहीं से जब आज़ादी मिली तो एक सवाल आया कि हमारी शिक्षा नीति क्या हो। और उस शिक्षा नीति को बनाने के लिए कौन आए? नेहरू के पास एक विजन था उस दौर में कि हम इस राष्ट्र निर्माण जो करना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी आधार है। बिना शिक्षा के, मैं शिक्षा को ऐसे ही मानता हूँ जैसे जिसको दिमाग, जिसको कहते हैं दिमाग से जुड़ी हुई जो तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, नर्वस सिस्टम, और वो नर्वस सिस्टम आपके पूरे बॉडी में फैला हुआ है, वो हर अंग तक फैला हुआ है। और वहाँ से लेकर एक पूरी चेतना शरीर में जैसे होती है, वैसे ही एजुकेशन का जाल जब तक पूरे देश में एक समान रूप से नहीं फैलेगा, तब तक हमारा देश जो है वो हिस्ट पुष्ट नहीं होगा। जैसे स्वास्थ्य है वैसे ही शिक्षा है। ये दो, जिसको हम कह सकते हैं कि क्यों ये दोनों जरूरी है, इसको मैं 1-2 मिनट में रखना चाहूँगा। आप देखेंगे कि उस अंग्रेजों के पहले और अंग्रेजों के बाद दो दुनिया बन रही है, दो दुनिया है, अलग दुनिया है। उसके पहले वो प्रजा थी जो राजा के दया पर निर्भर थी या फिर अंग्रेजों की दया पर निर्भर था। वो जनता जो थी वो अंग्रेजों की दया पर निर्भर थी। लेकिन उसके बाद जो बनता है वो बनता है भारत राष्ट्र, और हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं, हम किसी के प्रजा नहीं है। आप देखेंगे कि आरएसएस वाले ज्यादा जो है वो प्रजा प्रजा की बात करते हैं। हम प्रजा नहीं है, हमारा कोई राजा नहीं है, ये राष्ट्र है। हम नागरिक हैं जो स्वतंत्र हैं, जो बराबरी के आधार पर, हाँ, कानून के नजर में सब बराबर हैं, ऐसा कानून है। ये और बात है कि वास्तविकता में जो भी हो, लेकिन हमने ऐसा संविधान बनाया, जिस संविधान के तहत ये भारत चल रहा है, जिस संविधान में हम सब नागरिक हैं, और उस नागरिक के
अपने अधिकार हैं, अपने कर्तव्य हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये पहली बार हुआ था इस इतिहास में, मनुष्य के हजारों साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी घटना है। ये जो फ्रीडम है ना, इसका एहसास तब लोगों को होता है जब वो फ्रीडम को कट कर दिया जाता है, लॉकडाउन में बिठा दिया जाता है घरों में। हाँ, तो खैर हमारे अधिकारों को, हमारे जो मानवाधिकार की बात करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, ठूस दिया जाता है। हाँ, चाहे वो 70 वर्ष के हों, चाहे 75 साल के हों। हाँ, तब हमें समझने की आज ज़रूरत है। एक बच्ची जब ठूस दी जाती है, हाँ, जो महिलाओं की बराबरी के हक की लड़ाई लड़ती है, हाँ, उस पर UAPA लगा दिया जाता है। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो फ्रीडम पर अटैक है, ये फ्रीडम पर अटैक है, एक नागरिक पर हमला है। इस नागरिक पर के हमले को अगर आज हमने नहीं समझा, हाँ, तो हम उस राष्ट्र का भी की रक्षा नहीं कर पाएंगे जिस राष्ट्र में इतना बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ था। तो खैर साथियों, यहीं से मैं जो कुछ बात रखना चाह रहा था कि सवाल था कि एक थी जो गुरु शिष्य परंपरा, जिसकी भारतीय मूल्य की बात करते हैं वो, और दूसरा है जो एकदम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो आया, जो बराबरी की बात कर रहा है, जो सबके इक्वलिटी फ्रीडम की बात कर रहा है, और जो सार्वभौमिक ज्ञान पर आधारित, हाँ, सबके लिए शिक्षा की बात कर रहा है। तो ऐसे में व्यवस्था क्या होगी? आप देखिए, नेहरू उस दौर में राधा कृष्णन को बनाते हैं कि वो तय करें, वो शिक्षक थे। कोठारी नेक्स्ट जो थे, DS कोठारी, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने शिक्षा नीति बनाई और उसमें उन्होंने इस चीज को खास करके तवज्जो दिया। क्या तवज्जो था उसमें? कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए बड़ी संख्या में हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो प्रशिक्षित हों। हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें सोशल साइंटिस्ट चाहिए, हमें कारखानों को चलाने के लिए प्रशिक्षित मजदूर चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए स्कूल चाहिए, इसके लिए कॉलेज चाहिए, इसके लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स चाहिए। आप देखिए कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और उस समय सारे पूंजीपतियों ने, चूंकि ये बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें था। ये भी एक खास बात है हमारे यहाँ जो नीति रही है, चाहे वो नेहरू के ज़माने में, जिसको हम कहते हैं ना मिश्रित इकोनॉमी। वो मिश्रित इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी दो ही तरह की होगी, एक समाजवादी मॉडल है, दूसरा पूंजीवादी मॉडल है। समाजवादी मॉडल यानी जिसमें संपत्ति जो है वो राष्ट्र की संपत्ति, और दूसरा व्यक्तिगत निजी पूंजी से चलने वाला। तो हमारे यहाँ शुरुआती दौर में जो हमारे पूंजीपति थे वो थोड़े लल्लू, मतलब टुटपुंजिये थे, बहुत बड़ी ताकत नहीं थी उनकी हैसियत। तो उस समय वो कह रहे थे हमारी सरकार से कि आप जो है कर्ज लो, आप विदेश से कर्ज लो, आप पैसा छापो, आप लगाओ, जहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट है वहाँ आप खर्च करो। तो चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, रेलवे हो, आप देखिए जहाँ बिग इन्वेस्टमेंट है वहाँ जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, वहाँ कौन है? वहाँ वो सरकारी उपक्रम खोला गया। खैर, मैं जो कहना चाह रहा था कि आज वही जो उद्योगपति है, जो इसी सरकार की नीतियों की वजह से इतने समृद्ध हो गए लाइसेंस राज के जरिए, आज कह रहे कि अब हमें रेलवे भी दे दो, स्कूल भी दे दो, कॉलेज भी दे दो, सब हमें दे दो। लेकिन एक जो दौर जिसकी मैंने चर्चा की, वहां पर यह था कि राष्ट्र का निर्माण, आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो स्कूल और कॉलेज, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज ढेर सारे राज्यों में, ये सब खोलने का जो यानी प्राइमरी स्कूल से लेके और
हायर एजुकेशन तक, जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट था, जो नीतियाँ थी, वो सरकार के इन्वेस्टमेंट पर थी। और उन नीतियों में इस चीज़ को खास करके कहा गया कि हमें ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जिसमें ये वैल्यूज हों। रिजर्वेशन लाया गया, वहाँ आरक्षण की व्यवस्था थी, क्योंकि माना गया कि समाज का एक हिस्सा, एक तबका अगर खाली विकास कर लेगा, आप अगर सोचो कि आपका खाली नाक जो है वो विकसित हो जाए, कहते ना हमारी नाक कट गई नाक बड़ी इज्जत होती है नाक में, तो मान लो उच्च जातियां नाक हों हमारे समाज का, वो विकसित होने लग जाए और वो लंबी हो जाए, और बाकी हाथ पैर वो, अरे अगर समाज का विकास करना है तो उसके सभी हिस्सों को विकसित करना पड़ेगा, उसके सभी हिस्सों को विकसित करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि औरतों को पहली बार एजुकेशन जो है वो मिला, उससे पहले एजुकेशन नहीं था। ये और बात है कि जब शुरुआती दौर में अंग्रेजों के टाइम में महिलाओं के लिए एजुकेशन की बात हुई थी तो उसके लिए होम साइंस रखा गया था। ठीक है, होम साइंस मतलब अपने पति की घर की कैसे सेवा करेगी, कैसे हाइजीन का की, लेकिन एक बार अगर वो शिक्षित हो गई तो फिर वो आगे भी शिक्षा ले लेगी। तो हमने देखा कि औरतों को की बड़ी संख्या जो है वो आनी शुरू होती है, दलितों की संख्या आनी शुरू होती है, ओबीसी भी आते हैं। ये जो अंबेडकर जिस चीज़ की बात कर रहे थे, जिस रिजर्वेशन को उन्होंने कहा था, उसके पीछे यही उद्देश्य था कि समाज का एक हिस्सा अगर बढ़, हम सार्वभौमिक शिक्षा की नीति की बात कर रहे थे उस पूरे दौर में, जिसमें सब लोगों के शिक्षित होने का एक छिपा हुआ था भाव। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, 90 के दशक के बाद का जो पूरा दौर है, उसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है। मुझे बताने में से ज़्यादा आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे, अपने आसपास देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब रिजल्ट की बात की थी, पास आउट की बात की थी, तो आप देखेंगे कि हरियाणा में कुछ दिन पहले गया था, तो एक उस घर में महिला जो थी वो स्कूल में पढ़ाती थी और पुरुष जो थे वो कॉलेज में पढ़ाते थे। उनसे बात होने लगी, उन्होंने कहा कि हालत ये है कि 5वीं तक तो यूं ही पास कर देते हैं, और 6ठी में जब बच्चे आते हैं तो उनको ABCD और अ और 1 2 3 जो पहली क्लास है वहाँ से हमें शुरू करना होता है। और 8वीं तक जाते जाते ये स्थिति है कि अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया, आपने उन परफॉर्मेंस मतलब क्या है, आउटकम बेस्ड, कि आपने उसको पास अगर नहीं किया तो उनके ही अपने सर्विस पर सवाल आएगा। तो क्या स्थिति क्या हो रही है कि एक पूरा एक लेन देन का जैसे सवाल बन रहा हो, और किसी भी तरह से बिना गुणात्मकता का निर्माण किए हुए, क्या हम ऐसी शिक्षा की बात कर रहे हैं? और तब हमें ऐसी शिक्षा नीति की बात करनी होगी जहां एक ऐसा सिस्टम हो जिस सिस्टम में हम बच्चों में गुणात्मकता का निर्माण कर सकें। और सबसे पहला बैरियर कहाँ आता है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो वो है भाषा। पहला ही हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है भाषा, क्योंकि अंग्रेजों के समय जो शिक्षा आई हमारे यहाँ, तो वो सार्वभौमिक शिक्षा का विकास उस रूप में हुआ नहीं था, नेचुरल रूप में तो हुआ नहीं था। तो जो ज्ञान विज्ञान आए वो यूरोप से ही आए और यूरोप की भाषा में ही आए। उनको तो अंग्रेज ही चाहिए थे जो अंग्रेजी जान ले और अंग्रेजी सिस्टम को चला ले। उनका उद्देश्य नागरिकों का निर्माण करना नहीं था, ऐसे नागरिकों का जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, वो उनका उद्देश्य नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी भाषा नीति जो है वो अपनी ही बनाए रखी। लेकिन जब भारत राष्ट्र बना और एक नागरिक के तौर पर भारत राष्ट्र के निर्माण की जब हमारी दिशा हुई, तो ये हम देखते हैं कि नेहरू के ज़माने में भी जो सबसे बड़ी समस्या रही वो ये भाषा नीति रही। हमने
ये तो तय कर लिया कि हाँ 3 भाषाओं की जो बात है वो हमने तय कर लिया कि हाँ भारत का जिस तरह का भूगोल है उसमें जितनी विविधता है उस 3 भाषाओं से कम जो है त्रिभाषा। लेकिन ज्ञान विज्ञान किस भाषा में रहा, उच्च शिक्षा किस भाषा में रही? तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी जो है वो उच्च शिक्षा का आधार रहा, साइंस का आधार रहा, क्योंकि उसमें हमने, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, चाहे रूस चले जाइए, जो भी विकसित देश है, उन्होंने अपनी भाषा में अपने ज्ञान का निर्माण किया। क्योंकि बच्चा जो है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज होती है अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में। तो पहला बाउंड्री जो है हमने अपनी अपनी मातृभाषाओं की बना दी। कुछ एक भाषाओं में तो हमारे यहाँ सोशल साइंस वगैरह रहा है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मलयालम हो, कुछ और भी जगहों पर अपनी भाषा का ध्यान रहा है। लेकिन जो पूरा का पूरा हिंदी प्रदेश अगर आप देखें, ध्यान में करें, तो हमें दिखाई देगा शायद ही अब तो हालत ये है कि हर कोई जो है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए, भले ही उस माध्यम में चाहे जो भी हो। मैं अपने उदाहरण, घर का उदाहरण देकर आपको बता सकता हूँ, और यहीं से सीखने की जो प्रक्रिया है उसको भी, कि कैसे सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सामूहिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा जो सीखता है आज ऑनलाइन के आने के बाद, ये सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है वही उससे छीनी जा रही है। वो क्यों हो रहा है वो मैं बाद में रखूंगा, लेकिन मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे सीखने की प्रक्रिया जो है सामूहिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। जो बच्चा सीखता है, तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति को पैदा करे, सहजता से वो सीख सके, अपने आसपास से सीख सके। और हम ऐसे स्कूलिंग में जब डालते हैं जहां उसके सीखने की प्रक्रिया ही बाधित हो जाए, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो भाषा के तौर पर हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो वो खास करके आज के दौर की मैं संदर्भ में कहूँगा, एक है टेक्नोलॉजी। सीखने सिखाने की पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। पहले गुरुजी होते थे और ज्ञान होता था, और तो कुछ है नहीं, तो स्मृति महत्वपूर्ण है, जो आपका मेमोरी है वो इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा भी जो की पूरी पद्धति थी वो मेमोरी बेस्ड ही थी, क्योंकि माध्यम जो है वो स्मृति परंपरा जो रही है वो परंपरा से चली आ रही थी। हम क्या देखते थे कि बच्चे को ने प्रश्न जो पढ़ा, स्कूल में जो पढ़ाया गया, मैथ्स तक रट लेते थे बच्चे उस प्रक्रिया में जाए बिना, क्योंकि हमने सीखने की जो प्रक्रिया है उसको हटा के परीक्षा आधारित, परीक्षा पर आधारित पूरी ज्ञान प्रक्रिया को कर दिया कि उस दिन क्या उसका परफॉर्मेंस होगा उसी से तय होगा। आज देखिए हमारी सरकार वही लगी हुई है, परीक्षा लेंगे, गुणात्मकता चाहिए हमें। ये कैसी बात हो गई कि सबको पास करा दिया जाए? मतलब ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बातें। और अब सोचिए कौन शिक्षा का ज्ञान दे रहा है? अमित खड़े जो सेक्रेटरी हैं वो यूजीसी को ज्ञान दे रहा है। यूजीसी जहाँ तमाम शिक्षाविद हैं वो तय नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अमित खड़े तय कर पा रहा है, कह रहा है कि तुमको क्या देना है। और अमित खड़े को ऊपर से शाह जी बोल रहे हैं कि भाई हमें ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाना है, ऑनलाइन जियो मीट आ गया है, तो जियो मीट और ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसलिए जो है परीक्षा सबसे कराना है, ऑनलाइन एग्जाम लेना है, ओबीई ओपन बुक एग्जाम। अब ये सारी बातें जो हो रही हैं, इसलिए मैं रखना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं मूल उद्देश्य हमारी शिक्षा का क्या है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कैसे सिखाया जाए, क्या सिखाया जाए, जो परिणाम है उसको उसकी प्रक्रिया में जानने की
जो 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 क्षमता है, योग्यता है, वो कैसे विकसित की जाए। अगर वो क्षमता विकसित हो जाए, उस प्रक्रिया को वो जान गया बच्चा, तो फिर अन्य वो इसी मेथडोलॉजी को, इसी तरीके को वो ज्ञान के निर्माण में, आगे जो ज्ञान का निर्माण है उसमें भी वो उस प्रक्रिया का निर्वाह करेगा और यहीं से ज्ञान की तरक्की होगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं परीक्षा। 90% मार्क्स आना भी जो है वो कि 99% आना चाहिए, रट्टा मारो और उस दिन परफॉर्म करो चाहे जैसे हो। और उसके लिए कोचिंग हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और बच्चे की जो सामूहिक तौर पर सीखने की जो सहज प्रक्रिया है उसी को हमने खत्म, यानी मूल्यांकन की पद्धति क्या, मेमोरी बेस्ड जो चली आ रही हजारों साल से, जो पुरानी पड़ चुकी है। अब आप मुझे बताइए 5 गुना 5 बराबर 25, ये मैं अब रट्टा मार के सीख लूं 5 25, या मैं उस प्रक्रिया को जान लूं कि कैसे 5 गुना 5 से 25 होता है। ये तो एक कैलकुलेटर भी आज के डेट में 5 को 5 से गुना करके 25 बना सकता है। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या, वो प्रक्रिया है या सिर्फ वो 25 का जो रट्टा मार पुरानी पद्धति थी? एक समय में उसका महत्व था, मेमोरी का आज भी महत्व है, लेकिन हम जब पूरी की पूरी ज्ञान, मैं एक उदाहरण के लिए ये मैंने रखा है कि गणित को पढ़ाने का भी तरीका हमारा कैसा है, कि गणित को भी हम उसी मेमोरी, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या, तो ये क्यों ऐसा है, ये क्यों गायब है? बस आपको कहा ये याद कर लो, फार्मूला है, फार्मूला याद करो और इस फार्मूले पर चलो। क्यों है फार्मूला? ये गायब है। तो प्रक्रिया को गायब करके सिर्फ परिणाम को ही, हाँ, जब आप आधारित बना रहे हैं तो इसका मतलब आप सिखा नहीं रहे हैं, रटा रहे हैं, तोता बना रहे हैं, तोता रटन शिक्षा हो रही है। और इससे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ जो मूल्यांकन पद्धति रही वो सबसे बड़ी इसकी कमी उसमें यही रही थी कि हमने पूरे मेमोरी बेस्ड ही रखा। 3 घंटे की परीक्षा होगी और उसमें जितना रट्टा मारा था, अगर मान लीजिए उस दिन बच्चे का बुखार हो गया या कुछ ज़्यादा खा लिया या खाना नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो गई, तो उसका जो है पूरे जीवन भर के लिए लिखा गया कि आपको इतना ही परिणाम, यानी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को आपने क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का जो पद्धति बनाया वो क्या था, किस पर आधारित था? मेमोरी पर आधारित था, स्मृति पर आधारित था, और वो 3 घंटे के परफॉर्मेंस पर था। क्या ये इसी पर आधारित, इस रिजल्ट पर आधारित, क्या हम उस शिक्षा की जो नीति है उसको रख सकते हैं? और इसीलिए बात आई कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन सिस्टम। आज वो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन सिस्टम की बात हो रही है कि जहाँ असाइनमेंट है, क्लासरूम में डिबेट है, डिस्कशन है, इंटरनल असेसमेंट है, और उसके बाद उसको रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। वो एक बार के ही सिर्फ उस पर नहीं है, निर्भर नहीं है। लेकिन इतनी सी सहज बात भी इस मूर्ख शासन व्यवस्था को समझ में नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है ना। जो अपने चाय बेचने को इतने गर्व से बोलते हुए कहे कि मैं तो, और वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस को ही जो है ज्ञान भेजे और आईटी सेक्टर से जो है अपने ज्ञानी होने का दावा करे, हाँ, और तड़ीपार को जो है शिक्षा नीति बनाने का ये दे, तो ऐसी स्थिति में शिक्षाविद भी क्या बोलेंगे? आज हालात यही हो चुके हैं कि शिक्षाविद भी मौन है, कि इनको सही सलाह तक नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे नोटबंदी के टाइम में इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा दिया, आज ये आपदा का जो समय है इसको ये अवसर की तरह से निकालना चाह रहे हैं। और ये पूरी इस शिक्षा के मूल्यांकन की जो पूरी पद्धति है, शिक्षा का मतलब क्या है, इस सब से इनको कोई वास्ता नहीं है। इनको वास्ता इससे है कि कैसे इसको अब प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। और ये आज की बात नहीं है, मैं साथियों इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 25 साल का, 20 साल का उच्च शिक्षा का हाल, जहाँ
कोठारी कमीशन बना, जहां राधा कृष्णन जैसे लोगों को शिक्षा नीति बनाने की बात थी। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय किसको शिक्षा का नीति बनाने का जिम्मा दिया गया? आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। अंबानी साहब जो थे और बिरला साहब, बिरला अंबानी कमेटी बनी। कौन है ये बिरला और अंबानी? हम सब जानते हैं। ये कोई शिक्षाविद है? ये पूंजीपति थे, हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति बनने चले हैं। और ये भारत की क्या शिक्षा नीति होगी ये तय कर रहे हैं। और वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि भाई ये जो शिक्षा है वो तो करोड़ों अरबों डॉलर का, अरबों खरबों डॉलर का जो है ये व्यवसाय है। उनको ये क्या दिखा? व्यवसाय। ये अंतर है। राधा कृष्णन हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोठारी हो, इनको क्या दिखा था? हम आज ऐसी शिक्षा नीति बनाए जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो। एक नागरिक को हमें ऐसे तैयार करना है कि जो राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाए। और अब क्या ये देख रहे हैं कि इस व्यवसाय में अरबों खरबों डॉलर है। और ये जो कंज्यूमर, स्टूडेंट अब क्या हो गया? ये कंज्यूमर है, उपभोक्ता। तो अब सवाल यह था कि इस शिक्षा को कैसे खरीदने बेचने का धंधा बनाया जाए। और इसी का नाम है बिरला अंबानी रिपोर्ट। और उसमें बताया गया कि कैसे सरकार का जो निवेश है उच्च शिक्षा पर, उसको खत्म करे। जैसे हॉस्पिटल का उससे पहले निवेश खत्म करके पूरी क्वालिटी को तबाह कर दिया गया। आज विपदा जब आई तो समझ में आया कि कैसे पब्लिक सेक्टर के अगर ना हो तो हम महामारी से नहीं बच सकते। वैसे ही आज आपको मैं बता रहा हूं, आप चीन से मुकाबला करने चले। चीन आज अगर अमेरिका से भी टक्कर ले पा रहा है तो उसका आधार उसका ज्ञान है, शिक्षा है। आपके पास 5 ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया के 500 में से कहीं आती हो, ये आप ही बोल रहे हैं। और उसके पास सैकड़ों ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं चीन के पास। उसने शिक्षा में इन्वेस्ट किया है, उसने रिसर्च में इन्वेस्ट किया है। और हम आप ये बहुत अच्छे से जान लें कि 59 और 60 ऐप को डिलीट मार देने से, गूगल ऐप से हटा देने से आप चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, न हम अमेरिका के पिछलग्गू बन के कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते ये समझना है, क्योंकि ये समझ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे लग रहा है कि समय भी हो रहा है। इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो अहम चीज है वो अहम सिर्फ पूंजी नहीं है, वो सिर्फ लेबर नहीं है। आज के डेट में आज वो जो पूरी नव उदारवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सबसे जो अहम रोल प्ले करता है वो टेक्नोलॉजी है। वो ब्रांड है। और आप देखिए जितने ब्रांड हैं, उसका हेडक्वार्टर कहां है? बड़े बड़े ब्रांड अमेरिका। जो मार्केटिंग पूरी दुनिया में वो कर लेगा, एप्पल बेच लेगा, और उसका पैसा कहां आएगा? भले ही बन रहा है चीन में, टेक्नोलॉजी किसकी यूज हो रही है? उसी ब्रांड की। और वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो कहां हो रही है? अमेरिका में। भारत से तमाम टेक्नोक्रेट कहां जाते थे? वही अमेरिका जाते थे, क्योंकि हमने अपने यहां इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब आप खुद देख सकते हैं, आज जिसको पेटेंट कानून कहते हैं, हम सब जानते हैं, ये जो पेटेंट कानून है इसके जरिए क्या किया जा रहा है? ये जो नई टेक्नोलॉजी है, नया जो ज्ञान का खोज है, इन्वेंशन है,
आप कोई भी उत्पादन में बाजार, सिर्फ आपके पास इतने कंज्यूमर हैं, तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि हम अपने कंज्यूमर के जरिए, अपने उपभोक्ता के जरिए हम ताकत बन जाएंगे और हम मुकाबला कर लेंगे कि हम तुम्हारी चीज नहीं खरीदेंगे, हम झालर फानूस नहीं खरीदेंगे, इससे हम चीन का मुकाबला कर लेंगे। चीन का अगर से आपको मुकाबला अगर करना है तो आपको नॉलेज इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या हमारी सरकार उस नॉलेज इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। और इसलिए वो क्या कर रही है, करिए स्कूल से लेके और हायर एजुकेशन रिसर्च तक, वो एक स्वयं पोर्टल बना रही है। स्वयं मतलब खुद से पढ़ो। तो शिक्षा को सस्ता कैसे करें? तो टेक्नोलॉजी के जरिए। आपने मेरा एक लेक्चर जो है 1 घंटे का करवा लिया और मुझे 50,000 भी दे दिए। अब वो 50,000 जो है वो तो एक बार में आपने मुझे दे दिया, लेकिन उस वीडियो का आप जो है वो इस्तेमाल लाखों स्टूडेंट्स में कर लेंगे। और आप कहेंगे कि देखो, इस तरीके से कोई भी जो कॉस्ट है, खर्च जो है, जिसको अगर आप कहें कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो उसके निर्माण में जो उसके निर्माण में जो खर्च हुआ उससे तय होता है। और मुनाफा कैसे होगा कि निर्माण में जो खर्च हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए और कस्टमर को कैसे ज्यादा रेट में बेचा जाए। तो खरीदने बेचने का जो धंधा शिक्षा में अंबानी और बिरला साहब ने दिया था, उसके तहत इस टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ावा देने की बात थी। और आज उसी को बढ़ावा देते हुए कहा जा रहा है कि अब शिक्षक नहीं चाहिए, गुरु तो छोड़िए, शिक्षक भी नहीं चाहिए, अब फैसिलिटेटर चाहिए और नॉलेज क्रिएटर चाहिए, जो एक बार नॉलेज दे दे, हम उसको पोर्टल पर डाल देंगे और उस पोर्टल से जो है स्टूडेंट अपना लेके अपना ज्ञान ले ले, पढ़ ले स्वयं खुद से। क्या ये सीखने की प्रक्रिया है? क्या ऐसे ज्ञान के जरिए हम चीन का मुकाबला करेंगे? हमें तो लग रहा है कि अगर यही गति रही तो हम नेपाल से भी मुकाबला करने की स्थिति नहीं रहेंगे, न तो आर्थिक तौर पर न सामरिक तौर पर, क्योंकि हर चीज पर हम निर्भर होंगे। आज भारत, आप देख लीजिए कि जितनी भी जो स्लोगन दिया है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के मूल में है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। आज ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को अगर आपने नेस्तनाबूद कर दिया है तो हम किस तरह के 20 साल और 25 साल के बाद भविष्य को देख रहे हैं? क्या हमारे राजनेता इस भविष्य को देख पा रहे हैं? मेरा सवाल है, क्या आप लोग भविष्य देख पा रहे हैं? मेरा सवाल है। और ये जो सवाल है, इसी सवाल से जवाब निकलता है कि जब तक हम अपनी शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी ऐसी शिक्षा नीति हम नहीं बनाएंगे जिसमें वो जो गांव में जो दबा कुचला समाज है, चाहे वो जाति के बंधनों में दबा कुचला हो, चाहे वो लिंग के आधार पर दबा कुचला हो, उसको अगर हम एम्पावर नहीं करते हैं, उसको ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में नहीं लाते हैं, तो हम किसी भी तरह से निर्माण जो है, ज्ञान का निर्माण नहीं करेंगे, नए ज्ञान के निर्माता नहीं बनेंगे। और हम ऐसे शेर का सिर्फ तस्वीर देख सकते हैं जो मेक इन इंडिया के है, लेकिन मेक इन इंडिया के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें उस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण रोल है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल है, सीखने का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर हम उसी को चौपट कर दे रहे हैं, सारा सिस्टम को ऐसा बना दे रहे हैं कि जो हम राष्ट्र की जिम्मेदारी थी, अब उसको हमने कर्ज पर आधारित बना दिया। तो ये कर्ज पर आधारित शिक्षा नीति जो है वो किसी भी तरह से फलने फूलने वाली नहीं है, और इसका थोड़ा भी लाभ किसी भी रूप में किसी भी तरह से राष्ट्र को मिलने वाला
नहीं है, ये एक तय स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अ, अ, जो ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसमें सबसे इस बेसिक जो मौलिक मूलभूत बात है कि सीखने की जो अवसर, सीखने का जो अवसर है वो समान अवसर मिले, सबको समान अवसर मिले, और उस अवसर के बाद जिसकी जैसी क्षमता विकसित हो उसको उसी तरह के और उच्च शिक्षा में अवसर प्रदान किए जाएं, और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी निवेश हम इस ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में कर सकें, उच्च शिक्षा के हम बड़े बड़े संस्थान विकसित कर सकें। अगर ये हमने नहीं किया तो इतना तय है कि ये जो शिक्षा नीति भले ही एनरोलमेंट में आप रिकॉर्ड में दिखा दें कि हमारे यहाँ स्वयं के जरिए कितने लोग शिक्षित हो रहे हैं, हमारे 10वीं में और 12वीं में कितने लोग पास हो गए, लेकिन उन सब के आगे एक भविष्य का अंधकार जुड़ा रहेगा, क्योंकि आपने डिग्री तो दे दी लेकिन उसको पूरी तरह से शिक्षा से वंचित कर दिया। और शिक्षा से वंचित जो युवा होगा, भविष्य होगा, वो किसी भी तरह से निर्माणकारी नहीं हो सकता है, वो विध्वंसक भले ही हो जाए, और वो विध्वंस हम जैसा आज देख रहे हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा विध्वंसक स्थिति में हो सकता है, क्योंकि ये हम बहुत सबसे युवा देश हैं। उन युवाओं को अगर हमने वेल इक्विप्ड नहीं किया, इस स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों से नहीं भरा, उसको हिंसक बना दिया, एक दूसरे के खिलाफ अदरनेस के साथ खड़ा कर दिया, तो उस युवा से किसी ज्ञान के निर्माण की बात नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। कोई सवाल के तौर पर अगर मैं देखूं, समय का चूँकि मैंने शुरुआत में बात हुई थी 1 घंटे की, तो मैं उसी के हिसाब से मैंने किया। एजुकेशन एम्पावर्स द पुअर एंड वीक। बिल्कुल साथी, बिल्कुल। हम सब इस बात को जानते हैं कि और कोई जरिया है ही नहीं। मतलब हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जिसमें अगर शिक्षा नहीं मिली होती उच्च शिक्षा में यानी शिक्षा अगर नहीं मिली होती तो हम लोग एम्पावर्ड कहाँ, बिल्कुल ही वो स्थिति में होते जैसे समाज का बहुलांश है। हम जैसे लोगों के एम्पावरमेंट जिसको हम आप कह रहे हैं, वो एम्पावरमेंट यही ज्ञान के से ही हुआ है, शिक्षा से ही हुआ है। और वो स्पेस था, हम लोग उसी सरकारी स्कूल सिस्टम से पढ़े, सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़े, जहाँ फीस जो है वो 10वीं 12वीं तक तो थी ही नहीं, और उसके बाद भी 400-500 रुपये जो फीस लगते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होता था। और उसके लिए भी मुझे याद है कि माँ ने जो है अपने गहने जेवर बेचे थे। तो कहने का आशय ये है कि हम लोग तो उस दौर में हैं जहाँ फिर भी शिक्षा थी। आज जब मैं देख रहा हूँ अपने ही भतीजों को और अपने ही आसपास के बच्चों को, तो मुझे कोई भी भविष्य उस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस तरह की उनकी शिक्षा हो रही है उसमें सीखने के बजाय बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से लुप्त है। इसलिए ये आप लोगों ने जो टॉपिक रखा वो बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा। पता नहीं मैंने उसके साथ कितना न्याय किया है, लेकिन अपने हद तक मैंने कोशिश की। बिल्कुल, भारत के गरीब वर्ग से शिक्षा का अधिकार
छीना मूल उद्देश्य है। एक बिल्कुल सही है कॉमरेड, इनका मूल उद्देश्य है अपना मुनाफा बनाना, और मुनाफे बनाने के लिए वो उसी को शिक्षित करने की नीति बना रहे हैं जिसमें या तो उनके पास पैसा हो, योग्यता जो है वो, जैसे पहले योग्यता थी कि वो ब्राह्मण हो और क्षत्रिय हो, अब वो योग्यता है कि या तो वो उसके पास पैसा हो या कर्ज लेने की योग्यता हो। तो कुल मिला के वही है। बाकी के लिए स्किल इंडिया निकाला है, स्वयं निकाला है कि आप खुद से पढ़ लीजिए, एकलव्य बन जाइए, खुद से पढ़ लीजिए, बाद में अंगूठा उसका अपने आप जो है वो काट लिया जाएगा। तो ये स्वयं और कुछ नहीं है। मैंने द्रोणाचार्य जो है वो खास लोगों को शिक्षित करेंगे, कुल खानदानी लोगों को शिक्षित करेंगे, और बाकी के लिए या तो आप स्वयं से पढ़ के हो जाएं या फिर स्किल अपना डेवलप करें। थैंक यू कॉमरेड, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप